अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम दिए गए क्वेश्चन बैंक्स जो हैं हर चैप्टर के, वो चैप्टर वाइज सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आने वाले 15-16 दिनों के अंदर पूरा जो कोर्स है वो एक तरह से रिवाइज भी हो जाए और उसमें ये पूरे क्वेश्चन बैंक जो है वो क्वेश्चन बैंक के तमाम सवालात जो है वो हल भी हो जाएं। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले मैं जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा था पहले, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहीं से मैं स्टार्ट करके इसको आगे बढ़ाता हूँ। फिर बाद में हम पिछले जो चैप्टर्स है वो इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी बरकी मैग्नातीसी अमाला, इस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं पहले इंग्लिश मीडियम का जो क्वेश्चन बैंक है उसको कम्प्लीटली सॉल्व करूँगा। जब ये पूरे सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद फिर हम उर्दू मीडियम का जो क्वेश्चन बैंक है हम उस पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन बैंक। इसमें एमसीक्यू वाले जो सवालात हैं, तो एमसीक्यू के सवालात के अंदर यानी 1 नंबर वाले एमसीक्यू जो होते हैं, तो उसमें पहला जो सवाल इसमें दिया गया है वो ये है कि दर्ज झैल में से किस में भंवरी बरकी रौ या गर्दाबी बरकी रौ यानी एडी करंट्स का इस्तेमाल नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एडी करंट्स का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता, वो आपको आंसर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि गर्दाबी बरकी रौ यानी एडी करंट होता क्या है। तो मैं आपको पहले एक बार एकदम शॉर्ट में एडी करंट का जो कंसेप्ट है पहले मैं वो आपको समझा देता हूँ। आप लोग देखो, ऐसा इमेजिन करो कि मान लो आपने कोई एक मेटल प्लेट ली है इस तरह से, ओके, और इस प्लेट पर आप लोगों ने इस प्लेट से उमूदन आपने एक मैग्नातीसी मैदान लिए, ये इस तरह से ये एक मैग्नातीसी मैदान लिए मान लो, ओके। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो प्लेट है तो ये मेटल प्लेट है और इसको हमने एक मैग्नातीसी मैदान में रखा हुआ है। इस मैग्नातीसी मैदान का अमाला जो है वो मान लो बी बार है, ठीक है। अगर हम इस मैग्नातीसी मैदान को तब्दील करते हैं या इस मेटल शीट को हरकत देते हैं, दोनों में से कोई भी एक काम, यानी या तो मेटल शीट को हरकत दो या मैग्नातीसी मैदान को चेंज करो, तो ऐसा करने पर इस शीट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यानी इस शीट के अंदर पाए जाने वाले जो अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन है वो इस शीट में दायरवी हलकों में घूमना शुरू कर देंगे। उन पर एक ऐसी कुव्वत अमल करेगी, मैग्नातीसी कुव्वत, जो कि एक्चुअली मरकज़ जू कुव्वत का काम करेगी और वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गोल घुमाने का काम करेगी। और अगर ये इलेक्ट्रॉन गोल घूमते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये इस तरीके से इस तरह के सर्कल्स आपको उसमें नज़र आएंगे इलेक्ट्रॉन्स के। ये जो इलेक्ट्रॉन्स के सर्कल जो बनते हैं, यानी सर्कुलर लूप के अंदर इलेक्ट्रॉन का घूमना जो शुरू हो जाता है, इनकी वजह से जो छोटे छोटे करंट्स वहाँ पर पैदा होंगे, उन करंट्स को बोलते हैं एडी करंट्स, ओके। और ये जो एडी करंट है इनका आइडिया जो है वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने बताए थे जिनका नाम है फोकॉल्ट। तो इसीलिए इनको फोकॉल्ट करंट भी कहा जाता, ओके। यहाँ पर आप याद रखो, एडी का मतलब होता है भंवर या गर्दाब, यानी पानी, जैसे पानी अगर रुका हुआ थमा हुआ है और उसमें अगर आपने एक कंकर मार दिए तो वो जो उसमें जो गोल हल्के जो बनते हैं, सर्कल जैसे जो नज़र आते हैं उसके अंदर, और वो जो हल्के जो है वो ऐसे बड़े होते चले जाते हैं सेंटर में से, तो उन हल्कों को एडी कहा जाता। तो फोकॉल्ट करंट जो है उनको एडी करंट इसीलिए कहा जाता क्योंकि इनका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल गर्दाब जैसा है, यानी पानी के ऊपर बनने वाले हल्कों की तरह होता है, ओके। अब यहाँ पर इस सवाल में वापस आते हैं। आप देखिए, इस सवाल के अंदर आपको पूछा गया है कि एडी करंट यानी गर्दाबी बरकी रौ का इस्तेमाल कौन सा नहीं है। अब कौन सा इस्तेमाल नहीं है, तो इसके लिए आपको गर्दाबी बरकी रौ के इस्तेमाल आना चाहिए। यानी सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि गर्दाबी बरकी रौ के इस्तेमाल क्या हैं। तो चलो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। गर्दाबी बरकी रौ के टोटल मिलाकर हमारे कोर्स के अंदर जो इस्तेमाल दिए गए हैं उनमें सबसे पहला इस्तेमाल है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। जब हम कोई नर्म लोहे की, मतलब सॉफ्ट आयरन की कोई रॉड लेते हैं और उसके अतराफ में एक कॉपर वायर जो है वो लपेट देते हैं और फिर कॉपर वायर में से अगर करंट गुजारते हैं तो वो जो नर्म लोहे की जो रॉड है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर एडी करंट जो है वो आ जाते, उसमें एडी करंट जो है वो पाए जाते हैं। तो
एडी करंट्स को मतलब इस्तेमाल करना या उनको पैदा करना जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर पॉसिबल है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये उसका पहला इस्तेमाल हो गया। एडी करंट का दूसरा जो इस्तेमाल है वो है इंडक्शन फर्नेस। इसको इलेक्ट्रिक फर्नेस भी बोलते हैं। अमाला भट्टी, अमाला भट्टी के अंदर होता यह है कि मान लो अगर आपने कोई मेटल की कोई ओर लिए, और यानी कजधात लिए आपने, उस कजधात को हम एक इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर यानी एक इंडक्शन फर्नेस में एक भट्टी के अंदर उसको डाल देते। इस भट्टी के अंदर मैग्नेटिसी मैदान होता है जो कि बहुत तेज़ी से चेंज किया जाता। जब मैग्नेटिसी मैदान बहुत तेज़ी से चेंज होता तो ये जो और जो है, जो कजधात है, उसमें मौजूद जो मेटल है उसके अंदर एडी करंट तैयार होते, और वो एडी करंट्स उसको इतना गर्म करते कि वो पिघल जाती, वो जो मेटल है वो पिघल जाती और पिघल कर वो अलग हो जाती। इस तरह से इस भट्टी के अंदर आग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये इंडक्शन फर्नेस जो है वो ऐसी फर्नेस होती है, ऐसी भट्टी होती है जिसके अंदर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एडी करंट तैयार होते, एडी करंट्स की वजह से हरारत तैयार होती यानी गर्मी तैयार होती, और वो जो और है, वो जो कजधात है, उसमें से वो मेटल पिघल कर बाहर आ जाती। तो इस तरीके से एडी करंट जो है उनका एक इस्तेमाल इंडक्शन फर्नेस में भी है। ओके, ये हो गया उसका दूसरा इस्तेमाल। यहाँ पर आप याद रखो कि एडी करंट का तीसरा जो इस्तेमाल है वो रेलगाड़ियों के ब्रेक में होता है। रेलगाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रिक ब्रेक इस्तेमाल किए जाते। अब ये जो इलेक्ट्रिक ब्रेक जो हैं तो इनका डिज़ाइन मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पहले समझा देता हूँ ताकि इनसे रिलेटेड आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप देखिए, रेलगाड़ी के अंदर आप ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पर ये इस तरीके से इसके दो पहिए हैं। ओके, इन दोनों पहियों के दरमियान में यहाँ पर इस जगह पर एक ऐसा एक्सल लगा हुआ रहेगा, और इस एक्सल मतलब ये एक्सल जो है आप इसको इस तरीके से इमेजिन कर लो कि मान लो ये एक्सल है। ओके, इस एक्सल के बीच वाले इलाके में यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो लगा हुआ रहता है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिसी मैदान तैयार कर सकता उस वक्त जब उसको ऑन करेंगे। अब यहाँ पर आप ऐसे इमेजिन करो कि ये पहिए इस तरीके से घूम रहे हैं, मान लो इस अंदाज में ऐसे रोटेट होते हुए जा रहे हैं, तो इनकी वजह से ये एक्सल भी गोल घूमेगा, एक्सल के अंदर भी रोटेशन आएगा। अब एक्सल का जो रोटेशन है वो मैग्नेटिसी मैदान में हुआ, यानी ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिसी मैदान के अंदर एक्सल जो है वो घूम रहा है। तो इस एक्सल के साथ में जुड़ा हुआ, यानी एक एक्सल को आप ड्रम समझ लो, तो ये ड्रम जो है लोहे का, ये मैग्नेटिसी मैदान में रोटेट हो रहा है, तो उसमें होगा ये कि उसमें एडी करंट तैयार होंगे, और वो जो एडी करंट जो तैयार होंगे तो एक्चुअली वो करंट मुखालिफत करेंगे इस हरकत की, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे, अपोजिट फोर्स जो है वो डेवलप करेंगे, और अगर उन्होंने अपोजिट फोर्स डेवलप किया तो वो फ़ौरन इस एक्सल को मतलब इन चक्कों को रोकने का काम करेंगे। ओके, यहाँ पर आप एक फार्मूला याद रखो, जो फार्मूला होता है कुव्वत का, यानी मैग्नेटिसी कुव्वत का एडी करंट्स की वजह से, वो होता है B इंटू एल इंटू वी। यहाँ पर V जो है वो रफ्तार है। अब इस फार्मूले को देखकर क्लियर समझ में आ रहा है कि कुव्वत और रफ्तार एक दूसरे के साथ में रास्त तनासुब में है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा तेज़ी से वो गाड़ी चलेगी, ट्रेन चलेगी, तो उतने तेज़ी के साथ में उतनी ज़्यादा उसमें वो कुव्वत पैदा होगी और वो उसको ब्रेक लगेंगे फ़ौरन। तो ट्रेन अगर बहुत फास्ट है तो वो बहुत फास्ट रुकेगी, ट्रेन अगर स्लो हरकत में है तो फिर उसको ब्रेक जल्दी नहीं लगेंगे, क्योंकि उसके ऊपर उतनी ज़्यादा कुव्वत जो है वो ब्रेक नहीं लगाएगा। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर जो पूछा गया था कि एडी करंट के इस्तेमाल कौन से नहीं हैं, तो आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट में इस्तेमाल है, इंडक्शन फर्नेस में इस्तेमाल है, रेलगाड़ियों के इलेक्ट्रिक ब्रेक में इस्तेमाल है। इस्तेमाल कहाँ नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसमें एडी करंट का इस्तेमाल नहीं होता, उसके अंदर जो डायरेक्ट हमारा कन्वेंशनल करंट है वो डायरेक्ट उस कॉइल में जाता है और वो कॉइल को गर्म करता है। यानी हीटर के अंदर एक्चुअली जूल थॉमसन इफ़ेक्ट होता है, जूल थॉमसन हीटिंग इफ़ेक्ट। तो वो जो जूल थॉमसन हीटिंग इफ़ेक्ट जो होता है, तो वो हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से उसमें हरारत जो है वो पैदा होती है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट गुजरता है, उसमें एडी करंट नहीं गुजरता। इसलिए इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो गर्दावी बरकीरों का इस्तेमाल नहीं है। ओके।
चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जैसा कि क्वेश्चन बैंक के अंदर के सवालात मैंने देखा हूँ तो ये वाला जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर वाला जो टॉपिक है ये बार बार पूछा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से आपको उसकी स्टडी करना है और कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं ये सवाल में क्या है। एक मिसाली ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में 100 लच्छे हैं और सेकेंडरी कॉइल में 250 लच्छे हैं। मुतबादिल बरकी कवा का आज़म कीमत 28 वोल्ट है। सेकेंडरी में हासिल होने वाला आरएमएस बरकी कवा की तकरीबन कीमत खाली जगह होगी। ओके, देखो आप इस सवाल का पहले मीनिंग समझ लो। मैं आपको अभी कुछ देर बाद डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि ट्रांसफार्मर जो है बेसिकली होता कैसे है। मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बता दूँ कि ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हम लोग ये इस तरीके की चौकोर फ्रेम यूज़ करते हैं, नर्म लोहे की। और नर्म लोहे की ये जो चौकोर फ्रेम है इसे कहते हैं कोर। फिर इस कोर पे हम लोग ये लेफ़्ट साइड के अंदर यहाँ पर इसमें यहाँ पर ये इस तरीके से तांबे का एक तार लपेटते हैं और तांबे का ही एक दूसरा जो तार है वो हम लोग यहाँ लपेटते हैं इस जगह पर। ओके, इसमें आप लोग जैसा देख रहे हो कि ये जो लेफ़्ट साइड वाला जो कॉइल है तो इसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल। ओके, और ग्रीन कलर के अंदर आप लोग ये जो देख रहे हो इसे कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसके अंदर होता ये है, इस पूरे मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर होता ये है कि जब प्राइमरी कॉइल में से करंट गुजरता है तो सेकेंडरी कॉइल जो है तो उसके अंदर खुद ब खुद मैग्नेटिसी नफाज की तब्दीली पैदा होती है और नतीजे में उसके अंदर अमाली ईएमएफ तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर का जो इक्वेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर की इक्वेशन होती है ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू, ई एस का मतलब है ई एम एफ इन सेकेंडरी, या वोल्टेज भी बोल सकते हैं आप लोग उसको, वोल्टेज इन सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। यहाँ पर एन एस का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और एन पी का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। मतलब सेकेंडरी में ई एम एफ डिवाइडेड बाय प्राइमरी में ई एम एफ इज इक्वल टू सेकेंडरी में टर्न्स अपॉन प्राइमरी में टर्न्स। ओके, अब यहाँ पर हम इस चीज़ का ये जो फॉर्मूला अभी हमने देखा इसके अंदर वैल्यूज़ ला के रख सकते हैं। आप लोग देखो इसमें सबसे पहले तो आप लोग देखो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आपको दी गई है वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, वो है 100। फिर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वो है 250। ओके, और प्राइमरी को जो ईएमएफ दिया गया है वो है 28 वोल्ट, और सेकेंडरी जो ईएमएफ मिलेगा तो उसकी आरएमएस वैल्यू मालूम करना है। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि आम तौर पर जो कीमत हम लोग जिसको हम ई सफिक्स एस लिखते हैं तो इसे एक्चुअली हम कहते हैं पीक वैल्यू, यानी आज़म कीमत। और ये जो आरएमएस साथ में जो लगा हुआ है रूट मीन स्क्वायर, तो आरएमएस का मतलब होता है कि जो पीक वैल्यू होती है उसको √2 से डिवाइड कर देना। देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। मान लो अगर आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है ईएमएफ की तो ई सफिक्स आरएमएस इज इक्वल टू आ जाएगा ई सफिक्स 0 डिवाइडेड बाय √2। ओके, यानी आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आज़म कीमत को √2 से तकसीम करना होता है। तो यहाँ पर हमको वही चीज़ मालूम करना है, यानी हमको ई सफिक्स एस नहीं मालूम करना है बल्कि ई सफिक्स एस का आरएमएस वैल्यू मालूम करना है। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले ई एस ही मालूम करेंगे, क्योंकि जब तक हमको ई एस नहीं मिल जाता तब तक हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके आरएमएस वैल्यू पे नहीं आ सकते। तो चलो देखो इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर इक्वेशन यूज़ करेंगे। आप देखो ये इक्वेशन को आप याद कर लो। इक्वेशन है ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। इसमें सारी वैल्यूज़ रख दो। ई एस अपॉन ई पी की वैल्यू है 28 वोल्ट, एन एस जो है वो 250 है और एन पी जो है वो 100 है। अब यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर जैसा आप देख रहे हो कि इसके अंदर देखो क्या होगा। इस फार्मूले में यहाँ पर 100 से अगर आपने 250 को डिवाइड कर दी तो वो बन जाएगा 2.5, और ये 28 को उधर शिफ्ट कर दिए तो ये 28 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जैसे आप इसको ये कीमत ला के रखेंगे ये आ जाएगा ई एस इज इक्वल टू, यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हो ई एस इज इक्वल टू 70 वोल्ट। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे
इस सवाल के अंदर गड़बड़ कर सकते हैं, इसके अंदर जल्दबाजी कर सकते हैं। आप देखो जवाब आया 70 वोल्ट। ओके, और सवाल जो आपको दिया गया है, अब सवाल के ऊपर आप देखो, सवाल के अंदर जो मतलब जो ऑप्शन जो जवाबात में जो दिए गए हैं, आप देखेंगे कि ए है 100 वोल्ट, बी है 70 वोल्ट, सी है 50 वोल्ट और डी है 40 वोल्ट। अब ये जो चार अलग अलग ऑप्शन है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 70 वोल्ट है, और अभी जो जवाब हम लोगों ने लेकर आए थे ई सफिक्स एस का, वो भी 70 आया था। तो बहुत सारे लोग जल्दबाजी करके 70 वोल्ट को जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उनको कैलकुलेशन के अंदर ये आंसर मिला है। लेकिन आप याद रखो कि ये आज़म कीमत नहीं पूछी गई है सवाल के अंदर। इस प्रॉब्लम के अंदर आरएमएस वैल्यू पूछे हैं। इसका मतलब जो 70 हमको मिला है तो वो उसकी आज़म वैल्यू है, आज़म कीमत। हमको उसकी आरएमएस वैल्यू जो है वो बनाना पड़ेगा। तो अब इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे बनाएंगे? तो उसका आसान तरीका रहेगा, जैसा मैंने आपको बताया था, कि हम उसको √2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, ये फॉर्मूला याद रखो, ये बार बार यूज़ होने वाला है। ई एस यानी सेकेंडरी ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू ई एस यानी पीक वैल्यू अपॉन √2। इसमें ई एस की वैल्यू रख दो। देखो जैसे इसमें ई एस की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा ई एस सफिक्स में आरएमएस इज इक्वल टू, ई एस की वैल्यू 70 थी तो 70 अपॉन √2, 70 अपॉन √2 की वैल्यू है 1.414। अब 1.414 से जब आप 70 को तकसीम करोगे, उसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आएगा 49.5 वोल्ट। अब 49.5 जो है ये तकरीबन इक्वल है 50 से। इसका मतलब आरएमएस वैल्यू जो है सेकेंडरी में, उसकी वैल्यू तकरीबन 50 वोल्ट हमको मिली है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर जो सवाल का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 50 वोल्ट। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखना कि 70 वोल्ट आपका एग्जैक्ट आंसर आया था। ओके, अभी कुछ देर पहले हमने देखे थे 70 वोल्ट एग्जैक्ट आंसर आया था, लेकिन सवाल में भी आपको तकरीबन बोला गया है। तो ये भी एक तरह का हिंट है कि जो आंसर आने वाला है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। 70 जो है वो एग्जैक्ट आया था, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ओके, आंसर वो होगा जो जिसकी वैल्यू तकरीबन आएगी, और जैसा हमने अभी देखा, इसकी तकरीबन जो वैल्यू आई थी वो है 49.5 वोल्ट, जो कि तकरीबन इक्वल है 50 से। ओके, इसलिए इसका आंसर सी ऑप्शन होगा, यानी 50 वोल्ट। चलो, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ये सवाल है अमालियत या महासित, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टेंस, का किरदार खाली जगह से मुशाबा होता है। ओके, आप देखो ये सवाल का मीनिंग पहले समझ लो। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअली इंग्लिश के 2 वर्ड्स हैं। एक वर्ड है इंडक्शन, इसके लिए उर्दू वर्ड अमाला या इमाला इस्तेमाल किया जाता। अब इसी के साथ मिलता जुलता वर्ड है इंडक्टेंस। तो इसी मुनासिबत से बहुत सारे लोग इसको उर्दू में अमालियत कहते हैं। ओके, एक्चुअली यहाँ पर यानी क्योंकि ये इंडक्शन से मिलता जुलता वर्ड है इंडक्टेंस, इसलिए उर्दू में अमाला हटाकर उसको अमालियत ये वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली उसके लिए अरबिक वर्ड जो है महासित, ये ज़्यादा करेक्ट वर्ड है, जो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको एक्सप्रेस करता है। बहरहाल, अगर एग्ज़ाम पेपर में अगर आपको महासित नज़र आता है या अमालियत अगर नज़र आता है तो उसका मतलब इंडक्टेंस लेंगे। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडक्टेंस है क्या चीज़। तो आप इसको एक बार पहले शॉर्ट में समझ लो। देखो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, आप ऐसा इमेजिन करो कि आपने यहाँ पर एक, मान लो इस तरीके से एक कॉइल लिए। ओके, और इस कॉइल में से आपने एक करंट पास किए आई। जब आप करंट आई पास करेंगे तो इसके चारों तरफ का इलाका जो है, इस कॉइल के चारों तरफ का इलाका जो है, यहाँ पर मैग्नेटिसी मैदान तैयार हो जाएगा, जिसका अमाला मान लो कि बी बार है। और इस मैग्नेटिसी अमाला के साथ में यहाँ पर एक मैग्नेटिसी नफाज बनेगा फाई, बराबर है। तो ये जो मैग्नेटिसी नफाज जो तैयार हुआ, ये बेसिकली इस करंट की वजह से तैयार हुआ। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फाई है, इसको मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ कि
फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, यानी मैग्नेटिसी नफाज जो है वो काय पे डिपेंड हो गया, करंट पर। तो फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू आई। अब फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो वो एल कांस्टेंट ले लेते हैं इनटू आई। इस एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर अभी के केस के अंदर हम इसको सिर्फ इंडक्टेंस कहेंगे। इंडक्टेंस का अगर हमको सीधा साधा फार्मूला अगर बनाना है तो इसका फार्मूला आ जाएगा फाई डिवाइडेड बाय आई, यानी एल इज इक्वल टू क्या होगा, फाई अपॉन आई। फाई यानी मैग्नेटिसी नफाज, आई यानी करंट। तो मैग्नेटिसी नफाज और गुजरने वाले करंट का जो तनासुब है वो उस कॉइल के अंदर कांस्टेंट रहेगा और उसको बोलते हैं इंडक्टेंस। अब यहाँ पर इंडक्टेंस जो है इसका बेसिकली रोल क्या होता है, यानी किससे मुशाबा इसका रोल है, तो उसको आप एक बार पहले अच्छे से समझ लो। आप देखो, हम लोगों ने बहुत पहले, मतलब पार्ट 1 के अंदर जब हम शुरुआत में जब पार्ट 1 हम कर रहे थे, किए थे, तो उस टाइम पर, पार्ट 1 के टाइम पर हम लोगों ने एक वर्ड पढ़े थे रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर, पहले चैप्टर के अंदर, जमूद का म्यार असर। ओके, जमूद का म्यार असर। वो जो जमूद का म्यार असर जो था वो था आई, और उसका फार्मूला था एम इंटू आर स्क्वायर। एक्चुअली वो था समेशन एम इंटू आर स्क्वायर, और ये जमूद की सलाहियत को जाहिर करता था रोटेशनल बॉडीज़ में, यानी ऐसे जिस्म जो गोल घूम रहे हैं, जो गर्दिशी हरकत में है, तो उन गर्दिशी हरकत वाले जिस्मों का जो इनर्शिया है, उनका जो जमूद है वो रिप्रेजेंट करता है आई से। ओके, अब सवाल यह है कि आई क्या चीज़ है। तो आई का मतलब है आई का मतलब है जमूद का म्यार असर, लेकिन जमूद क्या चीज़ है, तो वो याद रखो, जमूद का मतलब होता है वो सलाहियत जिसकी वजह से कोई भी जिस्म अपने अंदर होने वाली तब्दीली की मुखालिफत करता है। तब्दीली की मुखालिफत यानी अपने अंदर तब्दीली ना हो, अपने अंदर कांस्टेंट, वो जो जिस्म है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, एक जैसा रहने को ना, ये सलाहियत होती है हर जिस्म के अंदर। यानी दुनिया की हर चीज़ जो है वो वैसे ही रहना चाहती है जैसे वो है, वो तब्दीली नहीं चाहती। ओके, तो तब्दीली जो है, तब्दीली की मुखालिफत जो है उसे कहते हैं जमूद। अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना कि अभी जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि एल, अभी जो हम लोगों ने देखा था फॉर्मूले के अंदर, एल इज़ इक्वल टू फाई अपॉन आई। फाई का मतलब है मैग्नेटिसी नफाज और आई का मतलब है गुजरने वाला करंट। ये जो एल जो है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ पे फ़िलहाल सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हैं आप उसको। अभी ये जो इंडक्टेंस जो है, तो ये एक्चुअली उस कॉइल के अंदर पाई जाने वाली उस सलाहियत को ज़ाहिर करता है जिसके ज़रिए वो अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाए, या वो जो करंट जो उसके अंदर गुजारा जा रहा है, तो वो उस करंट को रोकने का, उसको रिड्यूस करने का काम करेगा, उसको अपोज करेगा। यानी जो करंट गुजारे थे, जिस करंट की वजह से ये मैग्नेटिसी नफाज तैयार हुआ था, तो यहाँ पर होगा ये कि वो जो करंट, वो जो कॉइल है वो उस करंट की मुखालिफत करेगा, वो उसको अपने अंदर बढ़ने नहीं देगा बल्कि उसको डाउन करने की कोशिश करेगा, यानी चेंज की मुखालिफत करेगा। और इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सलाहियत है इंडक्टेंस की, ये बिल्कुल वैसी है जैसे जमूद की सलाहियत होती है, यानी अपने आप को चेंज नहीं करना, इस बात की जो सलाहियत है वो जमूद है। और वही वाली सलाहियत जो है वो कॉइल के अंदर भी होती है, यहाँ पर उसका नाम इंडक्टेंस है या महासित है। ओके, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, जमूद यानी इनर्शिया। ओके, चलिए इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो सवाल है, चौथा सवाल, चौथे सवाल के अंदर बोला गया है कि 50 मिली हेनरी, आप याद रखना यहाँ पर जब भी ये इस तरह से वर्ड आ जाए, एम, स्मॉल एम और उसके साथ में एच, कैपिटल एच, तो वो हेनरी होता है। एम फॉर मिली और एच फॉर हेनरी। कन्फ्यूजन में आप इसको एच जेड मत समझ लेना। अगर एच के साथ में छोटा जेड लगा हुआ है तो वो हर्ट्ज़ है, वो तवातिर की इकाई है, लेकिन अकेला एच है तो फिर वो हेनरी है। ओके, चलिए सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, 50 मिली हेनरी अमालागर यानी इंडक्टर में 4 एम्पियर बर की रो गुजारी गई, तो उसकी वजह से कितनी ज़ख़ीरा अंदोज़ तवानाई उसमें होगी। ओके, आप देखो इस मरतबा आपको एक कॉइल दिया हुआ है। कॉइल मतलब एक इंडक्टर, उसको अमालागर भी बोलते हैं। इंडक्टर का रियल में मीनिंग कॉइल ही होता है। ओके, एक कॉइल,
तो एक कॉइल हमको दिया हुआ है जिसकी अमालियत जो है, यानी उसकी ज़ाती अमालियत जो है वो 50 मिली हेनरी है, और उसमें से 4 एम्पियर करंट जो है वो गुजारे, तो फिर उसमें एनर्जी कितनी होगी। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखो, मैं आपको कुछ एक दो फार्मूले पहले रिपीट कर देता हूँ ताकि ये ऊपर वाला जो सवाल नंबर 3 है ये भी और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आप देखो, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ m × v², ये ख़ती हरकत का है। अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, फार्मूला होता है ½ I × ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ पर m की जगह पर I आ गया, ओके, रिप्लेसमेंट हो रहा है। आप देखो किस तरह से हुआ, m का मैयत हट गया, उसकी जगह पर I आ गया। m का मैयत जो है वो भी जमूद को ज़ाहिर करता है, और I जमूद का मेयार असर है और वो भी जमूद को ज़ाहिर करता है। ओके, बिल्कुल इसी सीरीज़ में अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लेते हैं किसी कॉइल के अंदर करंट गुजारने पर, उसका फार्मूला बनेगा हाफ, यहाँ पर जैसा आप m और I देख रहे हो तो इनकी जगह पर आ जाएगा L, और ये जो v यानी रफ्तार का जो स्क्वायर है इसकी जगह पर आ जाएगा I का स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखो तो आपको समझ में आएगा कि I या m या L मतलब यहाँ पर L का जो सीधा साधा यहाँ पर जो मतलब हम लोग ले रहे हैं वो है अमालियत। ओके, तो ये आइडेंटिकल लोग हो गए, यानी एक दूसरे से मुशाबा लोग हो गए। इसलिए हमने सवाल नंबर 3 के अंदर वो चीज़ बोले थे कि इंडक्टेंस जो है वो बेसिकली जमूद से रिलेटेड है, जमूद के जैसा है, क्योंकि सारे कंसेप्ट फार्मूले जो हैं बिल्कुल एक जैसे हैं। चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप देखो, इस सवाल में सबसे पहली चीज़ जो दी गई है वो है L = 50 मिली हेनरी। अब ये मिली नहीं चलेगा तो मिली को कन्वर्ट करो, मिली हटाएंगे तो 10 की कुव्वत वज़ा 3 से इसको ज़रब करना पड़ेगा, क्योंकि मिली का मतलब हज़ारवां हिस्सा होता है। तो डिवाइडेड बाय 1000, यानी 10 का पावर 3 से जब डिवाइड कर रहे हो तो 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा मिली हेनरी का हेनरी। करंट 4 एम्पियर दिया हुआ है और यू मालूम करना है। अब यहाँ जो फार्मूला आपको यूज़ करना है वो ये वाला फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, U = ½ L × I²। आप देखो ये फार्मूला बिल्कुल वैसा है जैसा हम लोगों ने ख़ती हरकत में और बाद में रोटेशनल मोशन के अंदर भी हमने उसको देखा था। ख़ती हरकत मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाने के लिए फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पर, काइनेटिक एनर्जी = ½ m × v²। देखो आप बिल्कुल आइडेंटिकल है। या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन = ½ I × ओमेगा²। देखो सेम फार्मूले हैं बिल्कुल। ओके, यहाँ पर I और m की जगह पर L आ गया है। चलो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, ये हो जाएगा U = ½ L की वैल्यू है 50 मिली हेनरी, मतलब 50 × 10 की कुव्वत वज़ा 3, और I जो है वो 4 एम्पियर था तो 4 का स्क्वायर। ओके, आप देखो 25 को 2 से कट कर दिए तो हो जाए 50 को 2 से कट कर दिए तो 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। आप 25 और 16 को मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 400। तो 400 × 10 का पावर -3, और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट पीछे जाएगा, मतलब 0.4 जूल। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो आइए देखते हैं ये ऑप्शन में कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है, यानी सवाल नंबर 4 का जो आंसर है तो वो पहला ऑप्शन उसका करेक्ट रहेगा, 0.4 जूल। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 5वां, E = -dφ/dt। इस इस्तिलाह में, मतलब इस ज़ाब्ते में मनफी अलामत निगेटिव साइन का क्या मफहूम होता है। आप देखो निगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है लेंस। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पूरा डिटेल में, लेक्चर नंबर 2 के अंदर अगर आप देखेंगे उसमें आपको ये पूरी तफसील जो है वो आपको मिल जाएगी इस चीज़ की कि ये माइनस साइन कहाँ से आया, क्यों आया। ओके, लेंस नाम का जो साइंटिस्ट है तो उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। उनका कहना था कि अमाली EMF E और मैग्नातीसी नफास की तब्दीली की शरह यानी dφ/dt ये एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में होते हैं। EMF जो है वो हमेशा मैग्नातीसी नफास की तब्दीली की शरह के मुखालिफ सिमत में होता है, मतलब उसकी मुखालिफत करता है। ये इसके लिए उन्होंने निगेटिव साइन उसमें इंट्रोड्यूस किए थे। अब चलो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस नंबर 1, पहला ऑप्शन है अमाली EMF सिर्फ उस वक्त पैदा होता है जबकि मैग्नातीसी नफास कम होता है। तो देखो ये बात तो गलत है।
यहाँ पर इसके अंदर वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है कि उस वक्त पैदा होता है जबकि मैग्नातीसी नफास कम होता है। मैग्नातीसी नफास के कम होने पर भी अमाली ईएमएफ तैयार होता और बढ़ने पर भी तैयार होता। जब जब मैग्नातीसी नफास तब्दील होगा तब तब अमाली ईएमएफ पैदा होगा। ओके, इसलिए ये जो कहना है कि मैग्नातीसी नफास के सिर्फ कम होने पर अमाली ईएमएफ पैदा होता है और ये जो कम होना है इसकी वजह से वो नेगेटिव साइन आया है, ये बात गलत है। तो ये आंसर गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है अमाली ईएमएफ हमेशा मैग्नातीसी नफास की तब्दीली की मुखालिफत करता है। तो ये 100% करेक्ट है क्योंकि यही लेंस का कानून है, बराबर है। तो ये बी ऑप्शन जो है ये यकीनन करेक्ट आंसर्स है। चलिए सी ऑप्शन पे चलते हैं। अमाली ईएमएफ हमेशा मैग्नातीसी नफास के मुखालिफ सिमत में होता है। तो देखो मैग्नातीसी नफास से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैग्नातीसी नफास की तब्दीली की शरह होना चाहिए। यानी यहाँ पर एक बारीकी आप समझ लो, ई प्रोपोर्शनल टू फाई नहीं है। ओके, अगर ऐसा होता तो फिर ये पॉइंट सी सही हो जाता था। ई प्रोपोर्शनल टू फाई नहीं है बल्कि ई प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी है। यानी मैग्नातीसी नफास की तब्दीली की शरह के साथ में रास्त तनासुब में है ई, फैराडे के कानून के मुताबिक। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नातीसी नफास की बात नहीं कर सकते, इसलिए ये आंसर गलत है। इसके बाद डी, अमाली ईएमएफ का मैग्नातीसी नफास की तब्दीली के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। अमाली ईएमएफ का मैग्नातीसी नफास की तब्दीली के साथ में रास्त तनासुब होता है फैराडे के कानून के मुताबिक। फैराडे का जो दूसरा कानून है वो यही तो था, बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो भी रॉन्ग है। तो इन 4 ऑप्शंस में से पहला, तीसरा और चौथा रॉन्ग है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। आप लोग याद रखो, बेसिकली ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है, यानी स्टेटमेंट नंबर बी जो है उसको हम लेंस का कानून कहते हैं। ये एक्चुअली लेंस का कानून है। ओके, ये था हमारा 5वां सवाल। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल पर। अगला जो सवाल है वो है 2 खालिस अमालागरों यानी इंडक्टर्स के ज़ाती अमालियत या ज़ाती महासित यानी सेल्फ इंडक्टेंस की कीमत L है। यानी यहाँ पर 2 कॉइल आपको दिए, 2 इंडक्टर, दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस L है। इन दोनों को एक दूसरे के साथ मुसलसल तरतीब में जोड़ा गया है। तो महासिल अमालियत जो है वो क्या होगी, मुसलसल इसमें जोड़ा है। अब आप देखो एक चीज़, अगर आपने 2 कॉइल लिए हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको बनाकर ही बताता हूँ। मान लो आपने एक कॉइल लिए, फिर ये आपने दूसरा कॉइल लिए, इसका इंडक्टेंस L है, इसका इंडक्टेंस L है। अब क्योंकि दोनों मुसलसल अंदाज में सीरीज़ में हैं, इसका मतलब इनको डायरेक्ट जमा करना पड़ेगा। दोनों का जब टोटल निकालोगे तो वो टोटल दोनों के मजमूए के बराबर आएगा, मतलब L + L विल बी 2L। इसलिए यहाँ पर ये जो ए ऑप्शन है 2L, ये करेक्ट आंसर है। ओके, यानी A = 2L जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं 7वें सवाल पर। 7वां जो सवाल है वो है, एक कॉइल की जानिब एक मैग्नातीस को नंबर 1 तेज़ी से, नंबर 2 धीरे धीरे लाया गया। अमाली ईएमएफ क्या होगा? देखिए बहुत ही मज़ेदार सवाल है। एक्चुअली ये सवाल भी फैराडे के सेकंड लॉ पर डिपेंड करता है। दूसरा जो कानून है उसी को थोड़ा सा बदल कर ये मिसाल दी गई है, पूछी गई है। इस सवाल के अंदर आपको बोला है कि एक कॉइल की तरफ, यानी एक कॉइल रखा हुआ है और उसकी जानिब एक मैग्नातीस को लेकर आए। और कैसे लेकर आए? 2 अलग अलग अंदाज में लाए। पहली मरतबा बहुत फास्ट लाए, दूसरी मरतबा बहुत धीरे धीरे लाए। तो ईएमएफ का क्या होगा? अब डेफिनेटली जो फार्मूला है फैराडे के कानून के मुताबिक, ये वाला फार्मूला कौन सा, E = dφ/dt, ये फार्मूले के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये जो dφ है, मैग्नातीसी नफास की तब्दीली दिए गए वक्त के अंदर, तब्दीली की शरह यानी दिए गए वक्त के अंदर मैग्नातीसी नफास की तब्दीली, तो ये जो तब्दीली जो हो रही है, इस तब्दीली इसकी शरह यानी इसकी तेज़ी के ऊपर ईएमएफ डिपेंड करेगा। अब ईएमएफ अगर इसकी तेज़ी पर अगर डिपेंड करता है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैग्नातीसी नफाज में तेज़ी से तब्दीली आती है तो ईएमएफ ज़्यादा होगा, और अगर मैग्नातीसी नफाज के अंदर तब्दीली जो है वो धीरे धीरे आती है तो फिर उस सूरत में मैग्नातीसी जो
अमाली ईएमएफ जो है तो वो कम होगा। ओके, इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि पहले वाले मामले में ज़्यादा होगी। ओके, यानी मैं अमाली ईएमएफ की जो कीमत है वो पहले केस के अंदर, तेज़ी वाले केस के अंदर उसकी कीमत ज़्यादा होगी, इसका मतलब दूसरे केस के अंदर वो कम होगी। ओके, तो यहाँ जो चार अलग अलग ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है पहले मामले में ज़्यादा होगी, ये सही है। दूसरा है पहले मामले में कम होगी, ये बात गलत है। तीसरा, दोनों मामलात में यकसा होंगी, ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये भी गलत है। और डी, कॉइल के निष्कुत्र पे मुनहसिर होती है, तो ये बात भी गलत है। कॉइल के निष्कुत्र का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है इस जगह पर। आप मैग्नेटिस को तेज़ी से और धीरे धीरे हरकत दे रहे हो, इसके अंदर कॉइल के निष्कुत्र का क्या लेना देना है। ओके, इसका मतलब डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, तो इसमें बी सी डी रॉन्ग है और करेक्ट आंसर जो है वो ए है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बैंक के यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक के ये जो 7 सवालात हैं ये समझ में आ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर इस लेक्चर को रोक देता हूँ। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन बैंक में इसी चैप्टर के अगले जो सवालात हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप स्टडी करते रहिए।